आप सब बढ़िया होंगे। हम नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कार्यद्रव्य एवं परिसंचरण। कार्यद्रव्य एवं परिसंचरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अर्थात हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे ब्लड की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रुधिर। ये क्या है? एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। अर्थात जो हमारे ब्लड का एक प्रकार से ऊतक है, हमारा क्या है? ऊतक है। इसको हम विशिष्ट क्यों बोलते हैं? विशिष्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अर्थात इसमें कोलेजन और जो इलास्टिन प्रोटीन होती है वो इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसे विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब ब्लड को हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अर्थात ब्लड के जिस शाखा के अंतर्गत हम इसे अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और ये 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी के अंतर्गत पाया जाता है। हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अर्थात ये 7 से 8% हमारी बॉडी के अंतर्गत बॉडी के अंदर होता है। अब हम इस ब्लड की बात करेंगे, हम कर रहे हैं इसकी ब्लड की बात कर रहे हैं। ये ब्लड होता है 2 भागों में बटा होता है। अर्थात ये ब्लड क्या होता है? ये 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा हमारा है फॉर्म एलिमेंट्स। और जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 45%, वो होते हैं 45%, ये होते हैं 45% और जो होते हैं 55%। प्लाज्मा होता है फ्लूइड मैट्रिक्स तरल संयोजी होता है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो हमारा 55% पाया जाता है। और जो फॉर्मेड या एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम ब्लड सेल्स अर्थात रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं, जो होती हैं हमारे 45% पाई जाती हैं। और इसके बाद हम इसकी अगली चलते हैं। तो जो हम पहले बात करेंगे प्लाज्मा, किसका अध्ययन करेंगे? पहले हम अध्ययन करेंगे प्लाज्मा। ये कैसा होता है? ये होता है इसका रंग होता है हल्का पीला होता है और इसका pH होता है 7.2 से 7.4। हल्का क्षारीय पाया जाता है। अर्थात ये क्षारीय होता है क्योंकि जिसका 7 तक उदासीन होता है, 7 तक उदासीन होता है। जो 7 से ऊपर होते हैं वो क्षारीय में आ जाते हैं, 7 से नीचे होते हैं वह अम्लीय में आ जाते हैं। अर्थात ये 7.2 से 7.4 होता है, जो क्या हो गया? क्षारीय होता है, इस वजह से क्षारीय होता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें 90 से 92% H2O मतलब जल पाया जाता है। और इसमें 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और इसमें फिर क्या होती है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया etc। इसके सोडियम क्लोराइड, HCO3, हाइड्रोकार्बोनेट पाई जाती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यूरिया पाई जाती है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? ग्लूकोज की मात्रा इसमें पाई जाती है 80 से 120 mg/dl, जिसका mg/dl क्या है? इसका जो है मात्रक है, इसकी क्या यूनिट है? कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी 225 mg/dl पाया जाता है। यूरिया होती है, यूरिया 20 से 40 mg/dl पाई जाती है। जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में जो मात्रा मापते हैं उस मात्रा में 80 से 120 mg/dl पाई जाती है। अब नेक्स्ट इसके में पाया जाता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें पाया जाता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है 6 से 8%।
प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती है। इसको आप एक मिनट पहले पीछे रिमूव करिए। किसकी हम बात करें? प्लाज्मा की बात करें। प्लाज्मा के अंतर्गत क्या पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कितनी पाई? 6 से 8%। 6 से 8% होती है। इस प्लाज्मा प्रोटीन क्या पाया जाता है? इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तीन क्या? पहला है एल्ब्यूमिन, और दूसरा पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, तीसरा पाया जाता है फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन होता है जो पराशण दाब का कार्य करती है, जिससे ओडेमा बोलते हैं। अर्थात ओडेमा क्या बोलते हैं? पराशण दाब क्या होता है? अर्थात इसमें जो क्या होता है, जल को संतुलित करता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें जल की मात्रा को संतुलित करने का कार्य करता है, और इसे हम ओडेमा बोलते हैं। इसके बाद ग्लोबुलिन पाई जाती है। ग्लोबुलिन अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन पाई जाती है। अल्फा ग्लोबुलिन होती है, इसमें एंजियोटेंसिन पाया जाता है। अल्फा एंटीटॉक्सिन पाया जाता है। बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसफेरिन पाई जाती है। इससे आयरन क्या होता है? ट्रांसफेरिन क्या होता है? आयरन का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। इसके पास पाई जाती है हमारी गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। गामा ग्लोबुलिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। ये एनसीईआरटी की में बात करी गई है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल्फा ग्लोबुलिन ये एनसीईआरटी में इसकी बात कही गई, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अल्फा गामा ग्लोबुलिन है, इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, अर्थात प्रतिरक्षी पाई जाती है। और ये प्रतिरक्षी कहाँ बनती हैं? ये प्रतिरक्षी बनती हैं लसिका अर्थात बोन वैरो में। इसके बाद में आ जाओ फाइब्रिनोजन। निष्क्रिय है। इसके निष्क्रिय होती है। इसका कार्य एक ही होता है, रुधिर स्कंदन में, अर्थात रुधिर को जमाने में कार्य करता है, इसको थक्का जमाने का कार्य करता है। इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहते हैं जी हमारा चल रहा है अभी हमारा चल रहा है ब्लड में क्या क्या पढ़ लिया? मैं ब्लड पढ़ लिया। ब्लड में प्लाज्मा पढ़ रहा, प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़ लिया। इसके बाद आ जाए एक पॉइंट इसमें और जोड़ लो कि एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको आप एक बार देखिए। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको आप कई बार पढ़ोगे, कई जगह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको आप यहाँ भी पढ़ सकते, यहाँ भी पढ़ाया गया है। इसको आप देखिए। इसकी जो खोज की थी, इसमें 2 वैज्ञानिकों ने, लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी। एबी की खोज बीनर की थी, बाकी ओ की खोज बीनर की थी, बाकी सब ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। शर्करा ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी, आप शुरू समझिए। जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो हमारी क्या बोन वैरो है, जो हमारी वैल्यू का बोन है। इस बोन में क्या है? जो हमारी आरबीसी, जो रेड वाली हमारी क्या है? आरबीसी है। इन आरबीसी के ऊपर क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये नाम की ग्लाइकोप्रोटीन है। इसमें ये नाम ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें भी, इस वाले में भी ग्लाइकोप्रोटीन ये नाम की है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन की एक होगी वो एंटीबॉडी क्या बनाएगी? बी बनाएगी। आगे ग्लाइकोप्रोटीन जो कि हमारी एंटीजन है, एक प्रकार की एंटीजन है। तो जी वाली है हमारी, आपको दिखाएं इस कलर से। जी आपको देख जी हमारी क्या है? एंटी बी है। जी हमारी क्या है? एंटी बी है। अगर ये क्या हमारा एंटीजन है, ये हमारा क्या है? एंटीजन है।
तो ये एंटीजन है, इसमें तो हमारी बी क्या एंटीबॉडी है, बी हमारी क्या एंटीबॉडी है। अब आप इसको अगले समझिए, एक मिनट। अगर कोई व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का ए है तो उसमें क्या होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन पाई जाएगी और बी क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन पाई जाएगी और ए क्या होगी, इसमें एंटीजन होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए एंटीजन बी एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाएगी, इसमें नो एंटीबॉडी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप हुआ है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं पाएगी, इसमें ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अर्थात ये हमारा IgM, ये एंटीबॉडी कहाँ मिलती है, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। IgM से IgM में एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर स्थलांतर देने वाले रुधिर ब्लड पहुँचाने वाले को दाता कहते हैं, प्राप्त करने वाले रेसिपिएंट या प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी कहते हैं। जी ब्लड जिस शाखा के अंतर्गत दिया जाता है उसको हम कहते हैं हीम एगुलेशन। ब्लड ग्रुप है जी हमारे क्या हैं, जी हमारे हैं ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब समझो और जी अब देखो दे सकता है किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है और ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। वो क्या होता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। और ले सकते हैं, ए से तो ले लेगा, ओ से ले लेगा, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, ए बी ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, लेकिन ओ सिर्फ ओ से ही लेगा। ठीक है, विशेष है ओ से ही लेगा, किसी और से नहीं ले सकता है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट आइए, अगर कोई भी दाता है और ए को ग्राही है तो जी हमारा क्या पीसीबी क्या होता है, पॉकेट सेल वॉल्यूम हीमेटोक्राइट रुधिर में आरबीसी। अगर कोई व्यक्ति है, बी वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो ए को ब्लड ग्रुप दे रहा है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी क्या बी होगी। उस जो देता है तो एक थैली होती है, थैली पे लिखा होता है, जो थैली ब्लड होती है उसमें लिखता है पीसीबी लिखा होता है, पॉकेट सेल वॉल्यूम, जो कहते हैं हेमेटोक्राइट, से बोलते हैं हेमेटोक्राइट। अब आइए आप RH प्रतिजन जैसे होते हैं RH एंटीजन। अगर क्यों अभी तक पढ़े थे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ब्लड ग्रुप 4 पढ़े थे, ए पढ़ा था, बी पढ़ा था, ए बी पढ़ा था, ओ पढ़ा था। इसमें होता है एक और होता है एंटीजन RH एंटीजन, जिसे बोलते हैं RH एंटीजन। अगर किसी जो मान लो कोई ब्लड सेल है, जो हमारी क्या RBC है, जो हमारी क्या RBC है, जो हमारी ये RBC है। अगर RBC है, इस RBC पे ए एंटीजन है तो वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, बी बनाएगा। वो क्या एंटीबॉडी बनाएगा, बी बनाएगा। ठीक,
अब कोई बी बनाएगा लेकिन उसके ऊपर एक प्रतिजन RH भी है। अगर कोई इसमें एक प्रतिजन RH है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ब्लड ग्रुप O है, अगर उस पर अगर RH होगा तो उसमें पॉजिटिव होगा, अगर नहीं होगा तो RH नेगेटिव होगा व्यक्ति। RH क्या, अगर किसी के ऊपर एक ब्लड ग्रुप वाला है जो RH, ऐसे सिंपल भाषा में समझो, एक ब्लड ग्रुप और है क्या RH, अगर उसके ऊपर होगा तो वो तो RH पॉजिटिव, अगर उसके ऊपर ब्लड ग्रुप RH नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। इतनी बात सिंपल समझिए और उसमें कुछ नहीं है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट समझिए इसे। एक क्वेश्चन प्रकार का एक क्वेश्चन है, अब इसको समझिए बड़ा डीपली। RH आशंकता या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्ट फीटल्स, इसे HDN हेमेटोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इसको आप समझिए। अगर कोई व्यक्ति है RH पॉजिटिव है, अगर कोई पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है, पहले इसमें समझिए। तो अगर कोई RH पिता पॉजिटिव है तो इसका RH आएगा और इसका RH नेगेटिव आएगा, तो पहला पुत्र होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है, माता का पुत्र के ब्लड को अलग करती है, अपरा करती है। जब पहले शिशु का निर्माण होगा, जन्म होगा, तो अपरा का उस टाइम नष्ट हो जाती है। तो जिससे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका ब्लड क्या होता है, माता के अंदर चला जाता है, तब वो क्या बनाती है, एंटी RH बॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटी RH बॉडी। लेकिन प्रसव तो साउंड नॉर्मल हो जाएगा। अब माता के अंदर एंटी RH बॉडी बन गई। अब जब दूसरे बच्चे का निर्माण होगा, तब क्या होगा, एक RH पहले से बनी हुई है तो वो इस पर अटैक करेगा। इसकी RH अब क्या होगा, ये जब अब इसने तो बना ली थी पहले ही, चला गया था। अब RH इसकी पॉजिटिव है, जो RH इसमें है, अब जो इसके अंतर्गत जाएगा तो इस RH बनी हुई है इससे टकराएगा, इसकी एंटी RH बॉडी से टकराएगा, जिससे कि क्या होगा, इसकी माता की मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि या तो उसमें जॉन्डिस हो सकता है, या अरक्ता, या डेथ हो जाएगी। इन तीन में से एक केस हो जाएंगे उसके अंतर्गत। इसके बचाव के लिए क्या होता है, इसके बचाव हेतु पहली डिलीवरी के तुरंत पश्चात 48 से 72 घंटे रोगम डी इंजेक्शन दिया जाता है। किसे, माता को दिया जाएगा, माता को दिया जाता है। देखो, अगर नहीं दिया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो अंडे से रखता है, डेथ की हो जाएगी उसकी। अब नेक्स्ट चलिए, रुधिर सेल्स। अब रुधिर कोश क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ा था हमें, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड ग्रुप पढ़ा था। अब हम रुधिर सेल कोश क्या है। रुधिर सेल कैसी होती है, बोन में। रुधिर सेल कहाँ पाई जाती है, कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में बनती है। इसे हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ये लीवर या पिलिया में भ्रूणीय अवस्था में लीवर पिलिया में बनता है, लेकिन फर्स्ट टाइम और भ्रूणीय अवस्था से पहले अवस्था में बनती है, पित्तकोष या युग्मक में इनका निर्माण होता है। अब नेक्स्ट चलिए, आरबीसी जो होता है, आरबीसी इसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसकी सामान्य संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन mm3, अर्थात 50 से 55 लाख होती है। आरबीसी की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख पाई जाती है। इनका जीवन काल होता है, 1 से 20 दिन का होता है। इसके 20 दिन बाद इनकी क्या डेथ हो जाती है,
और सेब इनका आकार कैसा होता है? स्तनधारियों का परिपक्व आरबीसी। अगर कोई स्तनधारी जीव है उसकी अपरिपक्व आरबीसी है तो वह कैसे होगी? बाइकॉन्वे, वो केंद्रक रहित होती है, अर्थात केंद्रक नॉन न्यूक्लिएट्स, अर्थात उसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई दिक्कत है